जिस फाशिस्ट आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो खत्म हो इस देश में, नफरत खत्म हो इस देश में, हिंसा खत्म हो इस देश में। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं उसका हर बार उनको भुगतान मिला है, जनता ने जवाब दिया है। आप जब भी देखेंगे दंगइयों के पीछे या आम आदमी पार्टी दिखाई देगी या कांग्रेस दिखाई देगी। कुछ विरोधी पार्टी हैं जो सत्ता के खिलाफ हैं, तो उनका काम ही है सरकार का विरोध करना। कुछ बोलोगे? जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? This way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan. मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के अहम विश्वविद्यालय जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक जेएनयू छात्र संघ से जुड़े लेफ्ट समर्थक छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की है। नारेबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कब्र खुदने जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने वीडियो के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और ऐसे विरोध प्रदर्शनों को न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हेट स्पीच से इसे जोड़ा है। बताया जा रहा है कि नारेबाजी के आरोपी छात्र कल दिल्ली दंगे के आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कल ही 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर भी विरोध का कार्यक्रम था। सवाल यह है कि क्या विरोध में वाकई मोदी और शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए? आज तक से बातचीत में लेफ्ट विंग से जुड़े जेएनयू छात्र संघ के नेताओं ने नारेबाजी को विचारधारा के विरोध का नाम दिया है। सवाल यह है कि किसी राजनीतिक विचारधारा में हिंसा की गुंजाइश कहां है? क्या यह राजनीतिक विरोध में देश के विरोध की बाउंड्री लाइन लांघना नहीं है? कब्र खुदेगी पर बवाल, जेएनयू पर सवाल, यही आज का हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस नारेबाजी पर एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र संघ विवादों में आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो पर एक्स पोस्ट में लिखा, अर्बन नक्सलियों ने जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के बाहर देश विरोधियों उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये विरोध नहीं, ये भारत विरोधी विचार को अपनाया जाना है। बौद्धिक आतंकवादी एकेडमिक्स हो सकते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से नामंजूर किए जाने के बाद उनके समर्थन में 5 जनवरी की रात को जेएनयू के लेफ्ट संगठनों के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में उनके पदाधिकारी वहां मौजूद थे। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाकर न सिर्फ जेएनयू के लेफ्ट छात्रों बल्कि विपक्ष को भी सवालों के घेरे में लिया है। ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे नारे लोकतांत्रिक विरोध के पूरी तरह उलट है और जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। इससे पब्लिक ऑर्डर, कैंपस का माहौल और यूनिवर्सिटी और देश की सुरक्षा प्रभावित होने का अंदेशा है। हालांकि जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष
अदिति मिश्रा ने आज तक से बातचीत में नारेबाजी को महज विचारधारा का विरोध बताया। इन नारों का क्या आप समर्थन करते हैं या फिर खंडन करते हैं? आपका अगर स्टैंड अप बताएं, क्योंकि आप जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। ये नारे कभी भी लगते हैं तो वो उस इंसान, ऑफ कोर्स वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर है, इतने लोगों का कत्लेआम वो लोग कर चुके हैं 2002 में, हमें पता है, उनको कौन टच कर सकता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद और कन्विक्शन के साथ ये सोचते हैं कि जिस आइडियोलॉजी को, जिस फाशिस्ट आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो खत्म हो इस देश में, नफरत खत्म हो इस देश में, हिंसा खत्म हो इस देश में। तो उस नारों को आप ऑब्जेक्शनेबल नहीं मानते? थैंक यू सो मच। जेएनयू का लेफ्ट विंग 2016 से कई मौकों पर आपत्तिजनक नारेबाजी और बयानबाजी पर सवालों के घेरे में आया है और हर बार जेएनयू सत्ता बनाम विपक्ष की विचारधारा का बैटल ग्राउंड बनता नजर आया है। जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। This type of slogan in India in last 50 years, you will see hundreds of times raised, not once. All political parties, supporters. This type of slogan raised, though it is not proper to raise like that, and it will not be done also, but this way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan. इस बीच जेएनयू में आपत्तिजनक नारेबाजी का ये नया एपिसोड, जिस उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल नामंजूर होने के बाद हुआ है, उसे लेकर विपक्ष के कुछ नेता खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखकर उससे सहानुभूति जताई थी। इसके बाद कुछ अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के नाम पर सवाल उठाया था। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जोहरान ममदानी की चिट्ठी से पहले उमर खालिद के पिता ममदानी से मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ गए हैं। पुष्पराज यादव, राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई के, सनी धीमान, पूर्व जेएनयू छात्र, शोएब जमई, नेता एआईएमआईएम, प्रवेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर जेएनयू, वैभव मीना, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएनयू एसयू, जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के। शहजाद पूनावाला जी, जो खुलकर 2-3 बातें कही जा रही हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, वही आपके सामने रखती हूं, उस पर आप जवाब दीजिए। उनका ये कहना है, आपने उदित राज को सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, वो सीधा कह रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को आप इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। वही नहीं रुके, वो सुप्रीम कोर्ट तक पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, यानी आप ही लोगों ने नारे लगवाए हैं फायदे के लिए। जवाब दीजिए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले कि क्योंकि शर्जील और उमर मुस्लिम हैं तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट ने इनको टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान थे? 7 लोगों में से 5 लोगों को बेल मिली अंजना जी, और वो बाकी 5 के नाम क्या है? गुल्फी शाह, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब और मोहम्मद सलीम खान। मतलब भाजपा तो एकदम अजीबोगरीब है कि 2 मुसलमान को टारगेट किया और 5 मुसलमान को बेल दिलवा दिया। कोई लॉजिक है इस बात का? और जब से ये कल से आदेश आया है ना अंजना जी, हमारे देश में अब इकोसिस्टम चीखो सिस्टम बन चुका है। चीखना है उनको। अब तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीख रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कहते हैं सेना का कोई उपयोग नहीं बचा, वो बोलते हैं कि 2 तरीके के आतंकवादी होते हैं। ये तो फ्री स्पीच है भाई, चिकन नेक काटना फ्री स्पीच है। फिर उसके बाद बृंदा कराट, ये तो डिमोनाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिमोनाइज कर रहा है, हाई कोर्ट जिसने कहा कि ये प्री प्लान्ड और प्रीमेडिटेटेड था। उदित राज, जिन्होंने अभी कहा कि कम्युनल टारगेटिंग है। फिर हुसैन दलवाई, इन्होंने कहा तो ये तो नॉन क्रिमिनल्स है, तो बेचारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं।
मैं पूछना चाहता हूं, अब ये कहा गया कि कांग्रेस ने कहा है, उदित राज ने कहा है कि हमने ये नारे लगवाए, या किसी और ने कहा कि हमने ये नारे लगवाए। अगर हमने ये नारे लगवाए तो उदित राज तो कह रहे हैं आकर कि ये रिजेंटमेंट का तरीका है, व्यक्त करने का तरीका है, बहुत पक्षपात हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब उदित राज ने इस नए नारे को लगातार जस्टिफाई किया है। और ये नारा जस्टिफाई करने का बात छोड़ो, ये नारा कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग भी नहीं, राजनीतिक उद्योग है। अंजना जी, 1 महीने पहले मैं आपके डिबेट में था, याद होगा आपको, कि एक कांग्रेस का कार्यक्रम था SIR पर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, किसने लगाया था? जयपुर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने। मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा और कहां लगा था अंजना जी, थोड़ा सा याद कीजिए। एयरपोर्ट पर जब केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला साथ में मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर, उस समय ऑफिशियली वो नारा लगाया गया था। उसके बाद मोदी हिटलर है, हिटलर की मौत मरेगा, सुबोधकांत साहे का बयान, राहुल गांधी का बयान, लाठी डंडे से मारेंगे मोदी जी को, वह 150 से ज्यादा अब्यूजेस मोदी जी को, उनकी माता जी को, नीच भस्मासुर गंगू तेली, ये सब तो कांग्रेस के ही टेबल से निकला है। और कल भी जो बयान निकला, अभी आपने जो शुरुआती दौर में एक स्टेटमेंट दिखाया JNU-SU की अध्यक्षा का, अदिति मिश्रा है उसका नाम, उन्होंने ये कहा कि ये बयान तो लगा है पर ये पर्सनली नहीं, ये आइडियोलॉजिकली लगा है। अब मैं आखिरी बात पे आना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, आप एक चीज नोट कीजिए, अफजल के लिए कार्यक्रम 9 फरवरी 2016 को होता है, जिस दिन उसकी फांसी की बरसी है। कौन जाता है साथ में? कांग्रेस पार्टी जाती है। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट सजा देता है या फांसी के बेल लटकाता है तो कौन साथ देता है? असलम शेख, कांग्रेस का मंत्री देता है। बाटलाहाउस एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं, मोहनचंद शर्मा जी अपनी जान गंवाते हैं, कौन रोता है? कांग्रेस पार्टी रोती है। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, भटके हुए युवा, कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो हर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश विरोधी एलिमेंट के साथ किसका हाथ? कांग्रेस का हाथ हमेशा रहता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक कंडीशन ये भी लगाई कि 1 साल तक ये लोग बेल नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे इस पूरी कंस्पिरेसी के, प्रीमेडिटेटेड था। एक शब्द और लास्ट एक 10 सेकंड, क्या बार बार कहा जा रहा है कि इनको बेल नहीं मिली। अंजना जी, इसी डिबेट में आपके सामने आज अनेकों कांग्रेस नेता आते थे और साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो 9-9, 10-10 साल जेल में पड़े रहे, इनको कन्विक्टेड टेररिस्ट बोलते थे। यहां पर जो सनी धीमान बैठा है ना, सनी धीमान ने 3 बार ट्वीट किया कि टेररिस्ट है साध्वी प्रज्ञा, और उमर खालिद को बेल ना मिले तो भाई वो विक्टिम है। चलिए सनी धीमान, चूंकि उन्होंने आपका नाम लिया है और आप पूर्व JNU छात्र हैं और कांग्रेस समर्थक भी हैं, जितना मुझे बताया गया है, अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, जरा जवाब दीजिए इस बात पर कि आखिर JNU में शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली है, वो इतने बड़े हीरो क्यों बन रहे हैं कि उसके लिए आप PM और HM को टारगेट कर रहे हैं? निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहां चली है रस्म, ना कोई सर उठा के चले। सबसे बड़ा झूठ झूठ नहीं होता, सबसे बड़ा झूठ शोर होता है मैडम। इन्होंने अभी मेरे बारे में जिक्र किया तो आपको बता देता हूं कि यही सनी धीमान 13 अक्टूबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों का पुतला रावण बनाकर जलाकर, और यही नारे जो वहां लगाए गए हैं लगाकर आपके स्टूडियो में आपके साथ बैठा था। होम मिनिस्ट्री की जांच भी हुई थी और फिर मामला खत्म हुआ, क्योंकि शोर मचता है। असल बात यह है अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी बोलने वाले से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुर्दाबाद शब्द के भी खिलाफ है क्या? क्योंकि अगर आप गूगल ट्रांसलेशन करेंगी, डिक्शनरी में देखेंगी, मुर्दाबाद का मतलब होता है डेथ टू और डाउन डाउन। तो अगर कोई बोल रहा है, और मैंने भी जो बोला था, मैं चाहता हूं मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1000 साल जिए, मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कभी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, मैं तो कभी मिला भी नहीं हूं, मैं क्यों उनसे दिक्कत करूंगा? ना ही JNU को कोई शख्स उन्हें कभी मारना चाहता है। ये तो बात वही कर रहे हैं जैसे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भगत सिंह ने जो नारे दिए थे, तो क्या वो अंग्रेजों को मारने की बात कर रहे थे? डाउन डाउन, डेथ टू, आप समझते हैं इसका मतलब क्या? आज आप बात कर रहे हैं कि कब्र खुदेगी, कल को आप कहेंगे कि मुर्दाबादी मत बोलो। अरे भाई, एक तो मतलब वोट हमारी चोरी हो चुकी है, देश की संस्थाओं का सर्वनाश हुआ पड़ा है, और रही बात अगर तुम अब नारे भी नहीं देने दोगे, क्या सिर्फ नारे भर से तुम्हें लगता है? और मेरे देश का कोई भी सभ्य समझदार व्यक्ति मेरे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को मारने की बात नहीं करेगा। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री अपने खोए हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं, तो हमें कोई प्रेम नहीं है देश के प्रधानमंत्रियों को हटाने की, उनके मतलब मृत्यु करवाने की। लेकिन असल बात ये उठती है कि मैं पंजाब से इस वक्त आपसे मुखातिब हूं। महाराजा रणजीत सिंह के राज को माना जाता था कि वो एक आंख से ही देख सकते थे, और एक आंख से देखने का मतलब न्याय बराबर होता, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई भेद नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणियां हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं न्यायिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वही होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस ने
कपिल मिश्रा के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं होने दी, और ये 5 साल से सड़ रहे हैं। इसी शर्जील इमाम के खिलाफ सनी धीमान जाता है कंप्लेंट करने। सबसे पहला शख्स हिंदुस्तान का गारंटी लेकर बोलता हूं, मैं कंप्लेंट करने गया था कि इतना जहरीला स्टेटमेंट हिंदुस्तान में नहीं अलाउ होगा, लेकिन मेरी कंप्लेंट को एफआईआर नहीं बनने दिया, क्योंकि कोई भाजपा ही पहले जाएगा, वो एफआईआर करेगा ताकि राष्ट्रवाद का नंगा नाच हो सके। और आज मैं शर्जील इमाम से माफी मांगना चाहता हूं, आज मांगना चाहता हूं। 5 साल हो गए, कम से कम उसको यार बराबरी का एक वो तो मिलता, कोर्ट में उसे हेयरिंग तो होती। उसकी हेयरिंग शुरू नहीं हुई, उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पूरे देश में इन सभी को आतंकवादियों के तौर पर देखा जाता है। और कपिल मिश्रा जो डीसीपी के साथ खड़े होकर बोलता है कि ट्रंप को एक बार जाने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। मैडम देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है। सनी धीमान, अब आपको मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। चिकन नेक को लेकर ये बयान शायद आपके कानों तक नहीं पहुंचा होगा, या आपने ऐसा तय किया होगा कि शेरो शायरी और बड़ी बड़ी बातों के भाषण के बीच में आप इसको अनसुना करना चाहते हैं। हम आपको सुनाना चाहते हैं, एक बार सुनाइए। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। इस पर जरा बताइएगा, क्या आपकी विचारधारा है उनकी इस बात पर? बहुत बढ़िया अंजना जी, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी। अभी बोला कि यही सनी धीमान जब कंप्लेंट करने दिल्ली पुलिस एक सेकंड आवाज इनकी नीचे कीजिए। एक तो सनी धीमान, आप अपने आप से बड़े ऑब्सेस्ड लग रहे हैं। 4 बार तो अपने अपना नाम ले लिए, यही सनी धीमान, यही सनी धीमान। अरे जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए ना। सनी धीमान को छोड़िए, सनी धीमान ने ये किया, सनी धीमान ने वो किया, सनी धीमान ये करके भी आगे बढ़ रहा है। आप बहस में अपना महिमा मंडन करने नहीं आए हैं, तो अपना ऑब्सेशन छोड़ दीजिए अपने आप से। शोएब जमई, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। गजब है, मतलब सनी धीमान ने ये किया, सनी धीमान ने वो किया। शोएब जमई आइए, आपके पास आते हैं। ये क्या है ये बयान, चिकन नेक वाला ये बयान आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक स्पेस में हम हमेशा जो है शब्दों के चयन और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की वकालत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने हमेशा देश की जब बात की है तो एक जो लड़ाई जिस भी हो वो लोकतांत्रिक तरीके से हो, और जाहिर से बात है कि संविधान में जो हमें हक दिए गए हैं वो विरोध का भी है, और विरोध जो है उस तरीके का भी होना चाहिए जो राष्ट्र के हित में होना चाहिए, ये हमेशा हम मानते हैं। लेकिन जहां क्या तक बात आप इस बयान को शोएब जमई जी देश के खिलाफ मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैटर चल रहा है। हम नहीं जानते कि इस बयान की क्या तथ्यात्मकता है और कितना उसमें सच्चाई है, क्योंकि कई बार जो है वे वॉइस सैंपल लिए जाते हैं, कई बार उसकी एनएफएल ये जाके उसकी जांच भी होती है। तो जो चीजें जांच के दायरे के अंदर है, इस विषय में हमारी कोई आधिकारिक टिप्पणी करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी निगरानी में और इस पर अभी ट्रायल होना बाकी है। जहां तक बात मैं नेक्स्ट राउंड में आ रही हूँ, 1 सेकंड आ रही हूँ। अब जल्दी से अनुराग ढांडा जी को ऑडियो थ्रू हो गया। अनुराग जी आ रही हूँ। शोएब जी जल्दी, बहुत सारे गेस्ट हैं आज, सबसे एक टिप्पणी लेनी है। अनुराग ढांडा जी, अब मैटर कोर्ट में है, 10 तरह के बयान है। कोर्ट ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले में वो लोग सेंट्रल दिख रहे हैं। अभी कोर्ट ने भी टिप्पणी जांच पर कुछ नहीं की है, ना केस के तथ्यों पर। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल भूमिका इनकी नजर आ रही है, नहीं दी है बेल। उसमें ऐसा देखिए अंजना जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक ये बात है कि आज हम फिर से, मुझे लगता है लगभग 9-10 साल के बाद फिर वही चर्चा कर रहे हैं जो 9 साल पहले जेएनयू में हुई थी कि देश के खिलाफ नारे लगे। अरे भाई, तो सजा क्यों नहीं हुई इन लोगों को? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? जेल में क्यों नहीं डाला? और जिसने दिल्ली के अंदर दंगे कराए, 53 लोगों की हत्या हो गई, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं चढ़ाया? कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं किया। तो क्या ये पूरी तरह से फेलियर नहीं है सरकार का? क्या ये पूरी तरह से फेलियर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त चल रही है? मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सरकार का फेलियर है, और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं।
जानबूझ के इन लोगों को सजा नहीं दी जाती है ताकि दोबारा से इस तरीके का अपराध किया जा सके, ताकि दोबारा से इस तरीके की घटनाएं हो सके? क्यों शह दे रही है भारतीय जनता पार्टी? फिर 2022 में जेएनयू के अंदर हमला हुआ, मारपीट हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी नहीं पकड़े गए कि किसने हमला किया, किसने मारपीट की। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूरी शह है इन लोगों को जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं या जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब क्यों शह है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि भाई इनके ऊपर इतनी हमदर्दी क्यों है इन लोगों को? क्यों हमदर्दी है और क्यों लटका कर ऐसे केसेस को आप रखते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए? शहजाद जी। अंजना जी, मैं आपको दोनों का जवाब तुरंत दे देता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा कि शर्जील उमर के साथ एक ट्रायंगल में एक और नाम आता है, ताहिर हुसैन। जब ताहिर हुसैन पे पहली बार केस फाइल हुआ और उसके घर से क्या क्या बरामद हुआ आपने और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, तब आम आदमी पार्टी के अमातुल्ला खान और संजय सिंह ने बोला ये बेचारा मुसलमान है इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी न्यूज रिपोर्ट्स भी है, चाहे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। तो इन्होंने बचाया। जहां तक सवाल है कि कौन शह देता है कौन बचाता है, कन्हैया कुमार पर जब एक प्रोग्राम उसने ऑर्गेनाइज किया था ये अफजल गुरु की बरसी पर, फांसी की बरसी पर, उस पर सेडिशन का केस हुआ। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देना था, पता है कब दिया? 2020 में। और 2020 में 16 का केस 2020 में सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दिया और 24 में शायद गठबंधन हो गया तो जाकर कैंपेनिंग करके यही अनुराग ढांडा जी आए उसी के लिए, उसी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले और नक्सलियों को शहीद बोलने वाले और आर्मी को रेपिस्ट बोलने वाले के लिए जाकर कैंपेनिंग करके आया। और देखिए जहां तक बात है सनी धीमान की, सनी धीमान साहब ने, तो देखिए उनको तो मुर्दाबाद नजर आएगा कबर खुदेगी में। भाई इनकी जमात है ना, कांग्रेस की जमात, इस जमात को तो जो दिल्ली ब्लास्ट वाले उसमें भटके हुए युवा नजर आता है, इनको जिहाद में जद्दोजहद नजर आता है, इनको आतंकियों में जो है वो ओसामा जी नजर आता है। तो ये सनी धीमान जी को तो यही नजर आने वाला है कि मुर्दाबाद ही है वो कबर खुदेगी में। तो एक काम कीजिए ना भाई साहब, ऐसा है, सुन लीजिए ना। अरे सनी धीमान जी, मैं तो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। सनी धीमान जी को मैं अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब 2010 में अंजना जी अंजना जी 10 सेकंड, अब शोएब जमाई केस, लेकिन शहजाद जी किसने क्या बोला उसको छोड़िए, केस लटकाने का मतलब समझाइए। क्यों? क्या केस भाई क्यों? आखिर क्यों नहीं, इतनी धीमी गति से ये केस क्यों चल रहा है जबकि तमाम बातें सामने हैं? अच्छा अंजना जी, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या काम होता है? चार्जशीट जाकर फाइल कर दे, चार्जशीट फाइल करने के बाद ये मामला हमारे हाथ में होता है। और आपको याद होगा सीजीआई ने शायद आज तक के प्लेटफॉर्म पे, पूर्व सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ ने आप लोगों को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें उनको पूछा गया कि उमर खालिद को क्यों नहीं बेल मिलती, तो उन्होंने बताया कि एक नहीं दो नहीं 7 बार उनके वकील, और कौन वकील? कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, ऐसे बड़े नाम, वो आते थे और फिर पिटीशन विड्रॉ कर देते थे लास्ट मोमेंट पर। तो इसमें बताइए कि ये कौन प्रोसीडिंग्स के साथ डेट सामने रखिए। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने से पहले हम भी बताना चाहते हैं कि कितनी बार अलग अलग वक्त पर खुद ही इन लोगों ने जो इनका बेल एप्लीकेशन था उसको विड्रॉ कर लिया। जरा वो भी दिखा दीजिए। कई बार बेल एप्लीकेशन इन्होंने विड्रॉ किया। जल्दी से अपनी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। अच्छा, शोएब जमाई जी का मुझे देखो, शोएब जी और मैं तो अच्छे मित्र रहे हैं, पुराने मित्र रहे हैं। शोएब जी से मैं सोच रहा था कि वो ओवैसी का जो एक बयान था कि शर्जील का जो कटिंग द चिकन्स नेक वाला बयान है बिल्कुल असहनीय है, मुझे लगा वो स्टैंड लेंगे वो, पर पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि ताहिर हुसैन आज MIM ज्वाइन कर गया है। तो तब मैं सोचूं कि भाई ओवैसी वाला पुराना बयान क्यों कोट नहीं कर रहे भाई हमारे शोएब? तो फिर समझ में आया कि भाई ताहिर हुसैन जो पहले आम आदमी पार्टी का दामाद था उसको आजकल दामाद इन लोगों ने बना रखा है, इसीलिए इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अंजना जी जवाब दीजिए इसका जल्दी से शोएब जी, फिर मैं आगे जाऊंगी। ये अभी शहजाद पुनावाला जी ने जिस तरह से नाम ले रहे थे, मुझे लगता है पता नहीं आजकल किस तरह की फिल्में देख रहे हैं कि बार बार सनी लियोनी का नाम वो ले रहे जुबान से। अच्छा, आप बताइए कौन सी फिल्म है? आप रोना धोना मत कीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे ओवैसी साहब ने इसकी भत्सना भी की हुई है। जनवरी 2020 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीनी चीफ असदुद्दीन ओवैसी स्ट्रांगली कंडेम्ड अ स्टेटमेंट बाय JNU स्टूडेंट लीडर शर्जील इमाम ऑन चिकन नेक। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात कही, आपने सुनी नहीं। हमने ये कहा कि जब बाबा राम रहीम जैसे एक रेपिस्ट को, जिसको 15 बार पैरोल मिल जाता, 370 दिन, तो क्या शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो जो अंडर ट्रायल हैं, क्या वो बेल भी मयसर नहीं होगी? क्या बाबा राम रहीम जैसे कन्विक्टेड जो लोग हैं, क्या आप उसका गुनाह कम समझते हैं? मैंने न्यायिक व्यवस्था के अंदर बात की।
हाँ, हमारे शिफाउर रहमान साहब को कल बेल मिली, वो भी एमआईएम के कैंडिडेट थे पिछले दिल्ली इलेक्शन में। सारे हमारी बेल पार्टी के ने उनको एप्लीकेंट टिकट आप ही के कैंडिडेट बन रहे हैं आजकल। देखिए कहाँ पे मामला जा रहा है। देखिए, सब ताहिर बेल हुसैन वाले का जो है इन्होंने ना नाम लिया। आपके ताहिर कैंडिडेट बन रहे हैं। हुसैन, ताहिर हुसैन को भी गले लगाया, शर्जील इमाम आपके हीरो हैं, उनको बेल मयस्सर नहीं हो रहा है। जल्दी से एक प्रवेश कुमार चौधरी, जल्दी से एक कमेंट उनकी इस बात पर। वो कह रहे हैं कि राम रहीम को, गुरमीत राम रहीम को तो बेल मिल जाती है, लेकिन इनको क्यों नहीं? जमाई साहब यही बोलेंगे, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं? उनकी राजनीति मजहबी राजनीति है, देश की राजनीति नहीं है, मजहबी की राजनीति है। इसलिए तो तमाम सारे नारे लगाते हैं, तमाम सारी बातें कहते हैं। अंजना जी, मुझे आपने बुलाया जेएनयू के इशू में। मैं ये कहना चाहूंगा कि जेएनयू की छवि को खराब करने का कोशिश जो है इन वामपंथी संगठनों के द्वारा बार बार पर समय समय पर किया जाता है। जेएनयू बहुत बढ़िया चल रहा है, जेएनयू का एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में जेएनयू है। लेकिन ये कुछ वामपंथी धड़े के लोग जो है ये पूरी जेएनयू की छवि को खराब करते हैं। और दिक्कत क्या है इनको? जो दिक्कत एमएस डांगे को दिक्कत थी अंबेडकर से, अंबेडकर के बारे में डांगे कहते हैं ना कि ये केवल एक दलितों में भी केवल महारों के नेता है। उसी प्रकार आज भी इन सामंती पार्टियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक गरीब शोषित समाज का व्यक्ति गरीबी से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बन गया, इनको बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कभी क्या कहते बताइए आप। जो प्रधानमंत्री, जो दुनिया के अंदर आज भारत का जो एक विमर्श है, भारत को लेकर जो विमर्श था पहले, उसको एकदम किया है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में खबर खुदेगी जेएनयू में। अरे जेएनयू में कब? जेएनयू इस भारत में है, इस भारत में जेएनयू है, ये जेएनयू इस भारत में ही है। मैं प्रोफेसर हूँ जेएनयू में, लेकिन मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई छात्र संगठन नहीं कर सकता है। ये आप जैसे लोगों के द्वारा विशेला जो वामपंथ है ये फैलाने के कारण से इस तरह की बातें हो रही हैं। अरे आप देखिए वैभव मीणा, आप पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू के। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, जो कि भाई जिनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, वही हीरो क्यों बन रहे हैं वहां पर? देखिए, इनका एक इतिहास है हीरो बनाने का। इनका देश को तोड़ने वाली शक्तियां जो होती हैं वो अक्सर इनके हीरो बनते हैं। जब अफजल गुरु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी दी तो इन्होंने यहाँ नारेबाजी की कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारतीय न्यायपालिका ने पूरा, जब कोर्ट में उनका मामला चला, उसके बाद सजा मिली, उसके बाद इन्होंने कोर्ट के खिलाफ जाके नारे लगाए। उसके बाद जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ कश्मीर में तो उसके समर्थन में इन लोगों ने यहाँ पे रैली निकाली। जब सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए 2009-10 में दंतेवाड़ा में, उस हिडमा के समर्थन में इन लोगों ने अभी रैली यहाँ से निकाली, जो उसका मुख्य आरोपी था। अभी बसवा राजू, जिसको एनकाउंटर में मारा गया, नक्सलियों का नेता, उसके समर्थन में ये लोग नारे लगाए, उसके सिंपैथी में यहाँ पे गैदरिंग की है। ये इनके हीरो हैं, इनके आइडोलाइज इन लोगों को करते हैं। हिडमा, अफजल गुरु, बुरहान वानी को आइडोलाइज करने वाले लोग, तो उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में उमर खालिद और शार्जिल इमाम है। क्यों पुष्पराज यादव, राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई के, क्यों ऐसा होता है जेएनयू? बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्या बात ये है कि आज है 6 जनवरी। आपको मालूम है 5 जनवरी 2020 को जो इंसिडेंट होता है जेएनयू में, मैं वहां पे जेएनयू में छात्र था। मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में जो साबरमती हॉस्टल है, एक कोएड हॉस्टल है जहां लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं। वहां घुसकर जिस तरीके से रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब मारा पीटा गया। हमारे जेएनयू की जो छात्र संघ आईसी घोष थी, जो अध्यक्ष थी, उनको भी किस तरीके से उनके सर पर हिट किया गया। वो 5 जनवरी 2020 का ही, जब कल लोगों को बताया जा रहा था, खासकर जो पूर्व जो सीनियर स्टूडेंट थे, वो न्यू स्टूडेंट के साथ अपनी बातों को शेयर कर रहे थे। इट वाज जस्ट अ रिमेम्बरेंस डे, और उसके सिवा और कुछ नहीं था। अगर बात यह है कि मोदी और हमारे अमित शाह जी का बात क्यों आया जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए आएगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का हर एक इंसान अपनी प्रधानमंत्री से अपनी बात को मांग सकता है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे देहरादून हो, चाहे वो अभी आप देख रहे हैं देहरादून में किस तरीके से अंकिता भंडारी के बाद भी किस तरीके से आवाज उठ रही है, चाहे वो एंजल चकमा हो, जो त्रिपुरा का जो छात्र देहरादून में पढ़ रहा था, किस तरीके से प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की भी बात होगी, क्योंकि होम मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर फॉर द होल स्टेट, सारे कंट्री का वो एक तरीके से उनके पास जिम्मेदारी है। और जेएनयू में भी किस तरीके से, अगर जो 5 जनवरी में जो इंसिडेंट में जो लोग शामिल थे, क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन हुआ? आज 6 साल हो चुका है। क्या सीबीआई को नहीं पता है? क्या आईबी को नहीं पता है? क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता है? सबको पता है, सीसीटीवी फुटेज भी है, पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल मैं कहता हूं। और जेएनयू का छात्र
जवाब दीजिए। जेएनयू का छात्र भारत शहजाद जी को जवाब मानता है। देखिए ऐसा है अंजना जी, माननीय अंजना जी, आपने स्टूडेंट के रूप में तो पुष्पराज को बुलाया, पर स्टूडेंट डिस्काउंट मत दीजिए। ये एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के नेता है। उदित राज का क्या था पैकेज बाइट में कि उदित राज ने बोला एससी के वर्डिक्ट से नाराज है, इसलिए इन्होंने रिजेंटमेंट एक्सप्रेस किया है। अब उदित राज तो लड़ भी चुके हैं लोकसभा का चुनाव, मैं उनकी बात मानूं क्या इनकी बात मानूं? उदित राज इनके नेता बोल रहे कि भाई एससी के वर्डिक्ट से नाराज है। अब पुष्पराज आकर कोई भी लीपापोती कर दे भाई। जब वो अफजल गुरु को फांसी की सजा दी थी, 9 फरवरी था, उसी के ले गए थे ना, वहां पे इकट्ठा हुए थे कन्हैया कुमार एंड कंपनी, और राहुल गांधी उनके समर्थन में चले गए थे। वो 9 फरवरी को और क्या था भाई? 9 फरवरी को और कौन सा दिन था सॉलिडेरिटी का? और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, एक बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये एनएसयूआई यूथ कांग्रेस है। सुनिए, ये है इनके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेता। नक्सली बताकर मारा जा रहा है, वो भी शहीद है। नक्सली बताकर जिनको मारा जा रहा है वो भी शहीद है, श्री कन्हैया कुमार, जो इनके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के इंचार्ज है। ये मामला देखते हैं सारा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का। ऐसे तो इनके उच्च विचार है भाई। इनसे पूछे कि इनका क्या स्टैंड है। भटके हुए युवा बोला था दिल्ली ब्लास्ट वालों को, और इनके लिए फ्री स्पीच क्या है? चिकन नेक काट देना फ्री स्पीच हो जाता है। उमर खालिद का एक ट्वीट पढ़ाकर सुनाना चाहता हूं आपको। I don't care if I fall as long as somebody picks up my gun and keeps shooting। ये उमर खालिद बोल रहा है, जब तक कि मैं गिरूं मुझे कोई दुख नहीं अगर कोई शूट करता रहे। ये वर्ड्स थे चे गवारा के, पर ये बुरहान वानी के भी शब्द थे। बुरहान मृत्यु से नहीं डरता था। बुरहान एक सब्जुगेशन की जीवन नहीं जीना चाहता था। बुरहान एक फ्री मैन था, फ्री मैन की तरह मरा। ऑक्यूपेशन डाउन डाउन, इंडियन स्टेट मुर्दाबाद। ये डिफीट करना पड़ेगा इंडियन स्टेट और ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को। इनको बचा रहे ये पुष्पराज यादव, उदित राज, पृथ्वीराज चौहान। रिस्पॉन्ड कीजिए। और हम लोग वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं फरवरी 2023 की। आप चाहते हैं टू एवरीवन, सबको बराबर समय तो दीजिए। बोलिए साहब, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जेएनयू का जो भी छात्र है वो देश को, भारत देश को मानता है और अपनी बातों को मांगता है। जैसे अगर जो भी जो जेएनयू में जो फिजिकल वायलेंस हुआ 2020 में, क्या उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? जब दिल्ली पुलिस के पास सभी सीसीटीवी फुटेज है, तो उनको सुनवाई के बाद उनको क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए थी ना? तो क्यों नहीं मिली अभी तक? क्यों नहीं हुई? तो आप आतंकवादी का पक्ष लेने लग गए। देखिए, हम कोई आतंकवादी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। उदित राज ने लिया है, पृथ्वीराज चौहान ने लिया है, हुसैन दलवाई ने लिया है। क्या बोल रहे हो? देखिए, वो तो जुडिशियरी तय करेगा ना, हम कौन तय, हम नहीं होते तय करने वाले। साध्वी प्रज्ञा कैसे आतंकी हो गई थी फिर? राहुल गांधी ने उनको आतंकी बोला था। तय करेगा जुडिशियरी। साध्वी प्रज्ञा को आतंकी राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा था। बता रहा हूं, देखिए हम संविधान में राहुल गांधी का ट्वीट। एक मिनट अंजना जी, देखिए हम संविधान में प्रज्ञा को बिलीव करते हैं। हम नहीं होते कोई भी ट्रस्ट करने वाले। हम ये चाहते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट, मैं अभी स्टूडेंट हूं, मास्टर्स का स्टूडेंट हूं जेएनयू में प्रेजेंट, मैं यही कहूंगा स्टूडेंट कार्ड 2020 में जो जिस तरीके से वहां होते हैं, ये स्टूडेंट कार्ड मत खेलिए। मुझे 10 सेकंड बताइए, राहुल गांधी ने कैसे साध्वी को टेररिस्ट कह दिया था? तब तो कन्विक्टेड नहीं थी। देखिए, जुडिशियरी पे आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप जुडिशियरी पे मानते हैं तो जुडिशियरी विल टेक बेल नहीं दिया है भाई। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी ना सर। हम तो सुप्रीम कोर्ट से, हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे उदित राज। देखिए, सवाल तो देहरादून में उठ रहा है। इंदौर में 15 लोग मारे गए पानी पी के, वहां पे भी तो सवाल उठ रहा है सर। क्या इंदौर में पानी? तो आप चिकन नेक काटने के पक्ष में उठ रहा है? तो आप चिकन नेक काटने के पक्ष में? इसके लिए हम देखिए, हम तो आवाज उठाएंगे, क्योंकि अगर आप देहरादून देखो, चाहे इंदौर देखो, चाहे मणिपुर देखो, मणिपुर में किस तरीके से कारगिल के मार्टियर के वाइफ के साथ किस तरीके से बहरबनी, किस तरीके से वाकया हुआ। सॉरी सर, I come from a defense background. My grandfather had served in India-China war. My grandfather served in China war, Indo-China war. My grandfather was there. हाँ, ठीक है पुष्पराज जी, आप हो, धीमान जी हो, अपना निजी प्राइवेट यहाँ पर हिस्ट्री मत बताइए, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे परिवार से भी लोग फौज में थे। हाँ, पर ऐसे मत डिफेंड कीजिए ना अपने आप को, टॉपिक पे डिफेंड कीजिए कि अगर कोई भी अन्य घटना देश में हो रही है तो उसके लिए आप लोग कितनी बार इंदौर के लिए निकले थे क्या? कल नारे लगाने नहीं, इंदौर के लिए नारे लगाने नहीं निकले थे कि आम लोगों को वहां पर दूषित पानी पीना पड़ रहा है, उसके लिए नारा नहीं था। तो अगर शर्जिल इमाम और ये खालिद के लिए अगर नारे लगेंगे तो उस पर ही सवाल होगा। शोएब जमाई जी, अब आपके पास आ रही हूं, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोग हर मुद्दे को, मतलब आपको लगता है कि ये मुस्लिम ऐसे टारगेट कर रहे हैं और इसको इसलिए सिर्फ बेल नहीं मिल रही है, लेकिन अन्य जो 5 नाम है जिनको बेल मिली है उनका क्या धर्म था? कोई दूसरा धर्म था?
और आप क्यों बच रहे हैं बोलने से? जब चिकन नेक पर खुद ओवैसी साहब ने भत्सना की हुई है, आप क्यों डर रहे हैं बोलने पर? देखिए अंजना जी, हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जूता नहीं चलाया, जबकि शहजाद पूनावाला जी के जो खेमे के लोग हैं उन्होंने तो अपने खिलाफ टिप्पणी सुनने पर जूता चला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है। हमने तो सिर्फ यहाँ से अपनी असहमति जताई कि भाई यहाँ से कि क्या वजह है कि इन दोनों को बेल ना मिले, ये एक नाइंसाफी, और हम मानते हैं इस बात को, एब्सर्डिटी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको रिट्वीट किया है उस चीज को कि किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अभी तक भी यहाँ से यूएपीए के अंदर इतने समय तक रहना अनिवार्य हो जाएगा। ये आप पूरे जजमेंट को उठा के देखिए। तो हमने जजमेंट के ऊपर एक क्रिटिसिज्म की है और ये मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। हमने जूता तो नहीं उठा के चला दिया, हमने तो जाकर के वहां पे नारे तो नहीं लगा दिए, मारपीट तो नहीं की, लेकिन बीजेपी के लोग जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, शोएब जमाई ने लास्ट सेगमेंट में भी उठाया था। शोएब जमाई ने एक रेप के केस की जिसमें कन्विक्शन हुई और इसकी तुलना की। रेप और बाकी जो मामले हैं अपने आईपीसी अब बीएनएस में आते हैं, और जो ये मामले होते हैं यूएपीए में आते हैं। यूएपीए में एक सेक्शन है 43D5 जिसके तहत बेल नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रूवन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं है। इट इज कि जब तक आप अपना नॉन गिल्ट, मतलब आप इनोसेंट है ये प्रूव नहीं करते तब तक यू आर प्रिज्यूम गिल्टी। और ये पता ही है किसने लाया था अमेंडमेंट? एक बार सोचिए अंजना जी, दिस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट लाया गया था 2008 में यूपीए की सरकार के द्वारा, जिसके साथ थे कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसी सेक्शन का हवाला देते हुए कल कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइमा फेसाई एविडेंस है उसके आधार पर 43D5 यूएपीए में बेल नहीं दी जा सकती। ये कांग्रेस का लाया हुआ कानून है। तो शोएब जमाई जी वो जूता उठाइए, अपने सिर पे मारिए और मुझे मत बोलिए। पर मैंने एक और रिसर्च की, मैंने बोला शोएब स्टैंड क्यों नहीं ले रहे आज? अरे याकूब मेमन की हैंगिंग पर ओवैसी साहब इसलिए लटकाया क्योंकि वो मुसलमान था। ये तो इनका बैरिस्टर भी यही बोलते हैं। पार्टी ने यूएपीए के स्ट्रिंजेंट इनएक्शंस को सपोर्ट कभी भी नहीं किया। वी ऑलवेज से, अरे सरकार में थे आप, वो मैंने कहा हमारी पार्टी आप उस सरकार में थे 10 साल 14 तक सरकार में थे। भाई आप कांग्रेस में थे ना उस वक्त? अरे तो मैं तो गलती छोड़ दिया, आप तो अभी भी पिछलग्गू बने बैठे हैदराबाद में। कन्हैया कुमार के आप रेवंत रेड्डी के पिछलग्गू बने बैठे अभी भी। आप भूल गए, आप मेरे भी दोस्त थे, आप कन्हैया तो कुमार के भी दोस्त अभी भी मानता हूं, पर आप शर्जील और ताहिर के दोस्त बन गए ना। आप ताहिर, उमर, खालिद, अफजल गुरु, याकूब। मैंने शर्जील की बात नहीं की। ताहिर हुसैन हमारी पार्टी के चुनाव से टिकट लड़े हैं। बहुत बड़ा नेता है वो। अंकित शर्मा को गोंद गोंद के मारा। ताहिर हुसैन ने गोंद गोंद कर आईबी ऑफिसर को मारा। कपिल मिश्रा के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? उसने दंगे करवाए नहीं है। कपिल मिश्रा कानून मंत्री बन जाएगा और इतना बड़ा बैरिस्टर ताहिर पार्टी में हुसैन को बैठा है, जेल केस नहीं कर पा से रहे। बेल भी नहीं मिलेगी और कपिल मिश्रा बड़ा कानून मंत्री बैरिस्टर बन केस तो करवा दो। आप दंगा करने वालों को प्रमोशन देते हैं, आप बलात्कारियों को प्रमोशन देते हैं, आप बलात्कारियों का बचाव करते हैं। यहाँ से कुलदीप सेंगर के मामले में क्या कहेंगे आप? तो अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए साहब। चलिए, मुझे पता है कि इनके पास आतंकियों की पैरवी करने के बाद कोई डिफेंस नहीं होता, तो यहाँ वहां सब जगह जाएंगे। शोएब जमाई एक बार बोल दीजिए। क्रिटिसिज्म की, अरे हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की क्रिटिसिज्म देख लिया क्रिटिसिज्म की। शोएब जी एक ही सवाल है, एक सवाल सुनिए। चला देते हैं। ताहिर हुसैन को बोला गया है, अंजना जी, ताहिर हुसैन को बोला गया है कि ये दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था जिसने की 50 बार गोंदा है अंकित शर्मा को। और ताहिर हुसैन इनकी पार्टी का नेता और मुसलमान है, इसलिए ताहिर हुसैन टारगेट होता है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड। ये सब लोग आतंकवादियों के साथ है, ये सब लोग। हो गया, हम कहते हैं ये झूठ है, हम कहते हैं ये झूठ है। और क्या ये कोर्ट में साबित हो गया? क्या ये कोर्ट में साबित हो गया? याकूब का साबित हुआ, तब भी बोला कि ये मुसलमान टारगेट हुआ। नहीं, आप क्या इसको ताहिर हुसैन के मामले में क्या ये साबित हो गया? ट्रायल चल रहा है। शोएब जमाई, झूठ नहीं होगा। आप जब एक पत्थर उठाए ना तो अपना घर देखिए कैसे शीशे का है। कभी आपको अतीक अहमद की पत्नी ही मिलती है अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, कभी आपको शहाबुद्दीन के परिवार के लोग मिलते हैं, शहाबुद्दीन मिलते हैं, कहीं ताहिर हुसैन मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो हैंड पिक करते हैं आप लोग। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, भड़काऊ नारेबाजी पर जेएनयू छात्र संघ का बयान आया है जिसमें एक प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश का आरोप लग रहा है। उनका ये कहना है कि जेएनयू को बदनाम करने की सोची समझी कोशिश है। क्या सनी धीमान इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जानबूझ के ऐसे भड़काऊ बयान या नारेबाजी की जाती है ताकि कोई तो देखे? सनी धीमान, इसके बाद आ रही हूं अनुराग जी। वहां पर अभी और चिकन नेक वाले बयान पे जरूर बोलिएगा इस बार।
हाँ, चिकन नेक देखिए, सत्यम किम प्रमाणम, चिकन नेक पर तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहली कंप्लेंट की थी, एफआईआर नहीं बनने दी थी, क्योंकि एफआईआर तो भाजपा ही कर सकता है, राष्ट्रवाद का ठेका तो उन्हीं के पास है। वो स्टेटमेंट पर कंडेमनेशन है, उस पर तो सजा होनी ही चाहिए, लेकिन सजा होने के लिए ट्रायल तो शुरू हो, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ये लानत है मुझे इस सिस्टम के ऊपर। और दूसरी तरफ इन्होंने अभी बात करी कोर्ट की, जस्टिस मुरलीधरन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला दिल्ली पुलिस को, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ, जिन्होंने दंगे भड़काने में उनका भी योगदान रहा है। अगले ही दिन उनका ट्रांसफर, पिछले साल सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में एफआईआर इनके खिलाफ लॉन्च की दिल्ली के कोर्ट ने। स्पेशल कोर्ट ने तुरंत बोला कि नहीं नहीं, हमें इन पे एफआईआर नहीं होने देनी है। वो मंत्री बनकर बैठे हैं। देखिए, कानून देखो बराबर देखना चाहिए। एक हाथ में हथकड़ी, अगर एक क्रिमिनल है, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरा हाथ आजाद घूमे, ये नहीं चलेगा। और जैसे इन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी अभी, एक तरफ भाजपा, दूसरा एमआईएम, यही हिंदुस्तान में चल रहा है कि देखिए नारे लगाने पर तो बड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या अंजना जी, जैसे आपने शुरू में बोला, इंदौर में जिन भी लोगों की वजह से वो बच्चे मरे हैं, क्या जवाबदेही ली गई उनसे? खबरें बनी, खबरें चली जाएंगी, नारे आए और नारों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि नारों से ये देश कुछ नहीं होने वाला। मोदी के मुर्दाबाद होने से, मोदी साहब की उम्र 10 साल बढ़ने ही वाली है, उनकी उम्र कम करने की किसी की इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि जवाबदेही तय हो। ठीक है शहजाद जी, एक बार जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आ रही हूँ। मुर्दाबाद बोलने से अगर उम्र बढ़ती है, मुर्दाबाद बोलने से उम्र बढ़ती है, तो अपने माँ बाप के लिए लगा दो नारा मुर्दाबाद का। मतलब ये क्या बेतुकी बातें बैठ के कर रहे हो आज तक पे। दूसरी बात, हाँ तो आपने माँ बाप का लगाओ, 10 साल बढ़ जाएंगे उनके भी, 10-10 साल बढ़ा दो ना उनके, मुर्दाबाद के नारे लगा के। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ क्या, या बीच में बोलेगा ये सनी धीमान? ठीक है, देखिए दूसरी बात, अभी सनी धीमान ने क्या बोला कि मैं पहला था, मैं सनी धीमान गया था एफआईआर करने। अरे सनी धीमान एफआईआर करने गए थे, सलमान सोज का बयान है कि शर्जील को तो बेचारा मासूम बता रहा है। तो क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोलता है, आप एफआईआर करने जाते हो। जज का ट्रांसफर अंजना जी सरकार नहीं कराती हमारे सिस्टम में, जज का ट्रांसफर जजेस ही कराते हैं। हमारी जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है, तो पता नहीं है कहां से पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, पता नहीं कैसे डिग्री ले ली इन्होंने। एनीवे, आखिरी बात, कानून के दो स्टैंड का तो नहीं पता, पर कांग्रेस के दो स्टैंड। साध्वी को टेररिस्ट बोलेंगे जबकि वो कन्विक्ट नहीं हुई, और ये उमर खालिद और शर्जील को रिलीफ नहीं मिल रही है, ये छाती पीट रहा है चीको इकोसिस्टम। जवाब दीजिए एक बार अनुराग ढांडा जी। छाती पीटने वाले इकोसिस्टम पर उनका सवाल है, और ये बयान चिकन नेक वाला तो सामने ही है। अनुराग, मैं ये देख के हैरान हूं अंजना जी कि शहजाद जी और इनको शर्म क्यों नहीं आती है। जब ये टीवी चैनल पे बैठे हैं आज, इनको ये शर्म ही नहीं आ रही कि इनके प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे देता है, कोई उनके खिलाफ साजिशन, कोई नारे लगा देता है, और उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। उससे पहले देश के टुकड़े करने के कोई नारे लगा देता है, और ये आज तक पकड़ ही नहीं पाए कि वो कौन है। कोई पुलवामा करके चला जाता है, इनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो इसमें फेलियर किसका है? इसमें फेलियर किसका है? मैं सीधे तौर पे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री या देश के टुकड़े के ना, अरे तो कौन लोग थे? इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? कौन सजा पाया? पाकिस्तान ने किया, ये डाउट है आपको? किसको फांसी चढ़ाया? किसको फांसी चढ़ाया? अरे पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, आपकी तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दिया। फांसी क्यों नहीं चढ़ाया आप लोगों ने? आपको शर्म ही नहीं आती है देश के टुकड़े करने की? जाकर कब्रें गिनो, ऑपरेशन सिंदूर में जो कब्रें आई थी ना, आतंकियों की कब्रें, 100 कब्रें खुदी हुई थी वहां पे। टीवी के ऊपर इस वक्त चल रहा, आपको शर्म नहीं आती कि आप सजा नहीं करा पाते? आपको शर्म नहीं आती कि आप आज? अरे आतंकियों को 72 हूर भेजा हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, देखा नहीं क्या? आप क्या बोलते हैं? कितनी बार अपमान कर देते हैं, आप जवाब तक नहीं दे पाते हैं। क्या हालत हो गई आप लोगों को? शर्म नहीं आती है शहजाद जी? आप यहाँ बैठे किस तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब तो फैक्ट भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे शहजाद जी, लेकिन आप ये बात ही नहीं बता पा रहे मुझे कि कोई आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे, अरे आपके हमारे एक ही हैं, उनकी हत्या करने की बात कर दे, कोई देश के टुकड़े करने की बात कर दे, कोई जेएनयू कैंपस में हमला करके चला जाए, आप आज तक किसी को सजा ही नहीं दिला पाए, और यहाँ बैठ के छाती पीटते हैं कि देखिए देखिए ये हो गया। इसका मतलब तो ये है आप खुद ही इन लोगों को उकसाते हैं, आप खुद ही ये बयान दिलवाते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं और बयानबाजी के ऊपर बहस कराते हैं। इसका तो यही मतलब समझा जाए। जवाब दीजिए। एक लाइन, इन्होंने कहा कि कोई इस प्रकार की, वैसे तो एफआईआर हो गई है इन लोगों पर, 9 लोगों पर, परंतु अनुराग ढांडा एक नेता था जिसने प्रधानमंत्री को साइकोपैथ और कावड़ बोला था, क्योंकि आपने भी माना ये हमारे प्रधानमंत्री, बहुत बुरा लग रहा था आपको। बताइए वो कावड़ और साइकोपैथ कहने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बताइए, बोलो अनुराग। अनुराग की आवाज नहीं आ रही।
कैसे आएगी? मैं कह पत्रकारिता रहा में तो हूं आवाज 10 साल निकलती पहले थी, अब कहाँ निकलेगी? नहीं, मेरी पूरी आवाज निकलती है। वो अंजना जी से पूछिए कि मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि 10 साल पहले भी FIR हुई थी, उनका क्या हुआ? सजा दिला पाए क्या? कहां है वो लोग? कौन थे जो नारे लगा के गए थे देश के टुकड़े होंगे? कहां है वो लोग? सजा क्यों नहीं दिला? आप ही की सरकार ने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन 4 साल बाद दिया था, आपको याद नहीं है? मैं आप ही की बात मानता हूं, 2020 में सैंक्शन मिल गया था, अब तक क्या कर रहे हैं? अरे सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन मिल गया मतलब कोर्ट में केस गया है, कोर्ट में ट्रायल हम कराते हैं कि कोर्ट कराती है? क्या बोले जा रहे हैं अनुराग जी? थोड़ा कॉमन सेंस से बोलिए। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं करा पाए दिल्ली दंगों के केस में। अरे ट्रायल कोर्ट कराता है, सरकार नहीं कराती ट्रायल। चार्जशीट आप फाइल करते हैं, जब चार्जशीट फाइल है। अरे जब इन्वेस्टिगेशन। वक्त इतने की इजाजत देता है। अनंत है ये बहस, लेकिन पुलिस किस तरह से FIR को आगे ले जाती है JNU के मामले में, इस पर नजर रहेगी।